students, how are you all? I hope you will be safe at your home. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इंडेफिनिट टेंसेस पढ़े हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, उसमें हम कैसे सेंस से किसी भी सेंटेंस की आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट्स। ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रेजेंट में होगा सेंटेंस हमारा, तो है हो गया। ठीक है, दूसरी बात कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, काम हमारा काम जारी है, प्रोसेस में है, स्टार्ट हो गया है और प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो काम चल रहा है। जैसे मम्मी खाना बना रही है, हम बात कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी तो खाना बना रही है, तो कंटिन्यू है, प्रोसेस में है हमारा वर्क। दूसरी बात, तीसरी बात हम ये कहते हैं कि जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं, जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो वो भी कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे हम कह देते हैं बच्चे खेल रहे हैं, हमें दिख रहा है तभी हम बोल रहे हैं ना बच्चे खेल रहे हैं। मम्मी सो रही हैं, तो हमें दिख रहा है कि मम्मी सो रही है, तभी हम बोल रहे हैं सो रही है। ठीक है, हम यहाँ हैं और घर पे मम्मी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मम्मी सो रही है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। तो जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो काम प्रोसेस में है, स्टार्ट हो गया और चल रहा है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या फिर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर ये कहते हैं कि टीचर खड़े हुए हैं। इसमें रहा है, रहे हैं नहीं आया, फिर भी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ये कह दिया मैंने टीचर खड़े हैं, तो मतलब खड़े है ना, वो अभी कंटिन्यू है, तो खड़े हो गए, कंटिन्यू है, बैठे नहीं है। या फिर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं, अभी कंटिन्यू है इनकी फॉर्म, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी सेंस होती है हमारी रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, तो रूल हम करेंगे इसका। तो आपको पहले पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल, जिसमें बताया जाता है, तो उसका क्या फॉर्मूला है हमारा? सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, then first form of verb and plus ing plus object। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए हम इसमें ing फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो वही पैटर्न है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो जाती हैं, तो ये भी वर्ब ही होती हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है और ये हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, पैटर्न वही है, देखो ये दो हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेम हियर, ओनली वी हैव एडेड नोट इन नेगेटिव सेंटेंस। नाउ इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंप्लीमेंट और वी विल पुट क्वेश्चन वर्ड, then helping verbs yani is, am, are, then subject, then first form of verb ing, then object. Okay, clear? Now here if you talk about past continuous tense, same sense is raha for continuous, tha for past। रहा था, रहे थे, रही थी, वही सेम सेंटेंसेस। मम्मी खाना बना रही थी, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, तो वही रहा था, रहे थे, रही थी। नाउ रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस was were plus not plus first form of verb ing then object। Okay, in interrogative sentence, question word plus was were plus subject plus first form of verb ing then object। Okay, now we will see that there are one thing is common in both present continuous and past continuous।
What is that? This is first form of verb ing. Here also first form plus ing. Okay. Only helping verbs are different. In present continuous, we will use is, am, are as helping verbs, and in past continuous, we will use was, were as helping verbs. Okay. You have to identify this difference only. Okay, clear? Or other parts are same, like here subject, here also subject, then helping verbs, here is, am, are, here was, were, then first form of verb ing, this is also common, and then object, this is also common. Okay, what is different? Only helping verbs. Okay, so you have to learn this pattern only. Now here same is, am, are, helping verbs, subject is your same subject, is, am, are, helping verbs, here was, were only, not is common, not is common, ing, then object. Okay, so what you have to learn? Only helping verbs ना, helping verbs ही याद करनी है आपको बस. Okay, here same pattern also. Now there are three helping verbs, is, am, are, and there are two helping verbs, was and were. So I will tell you with which subject we will use is, and with which subject we will use am, and with which subject we will use are. Okay, so we will discuss about this. And you have to note all the rules in your notebook. Okay, so if the subject is singular subject, then helping verb is will be used. If the subject is plural subject, then are is used. And if the subject is I only, then we will use am. And which subjects are singular, I have told you earlier, and which subjects are plural, I have told this also earlier. Okay, if you want to repeat this, I will repeat this on. Okay, for you. Singular subjects, third person pronoun like he, she, it, and singular noun. Singular noun. Okay, these are singular subjects. And plural, I is okay, we, they, you, and plural noun. Okay, these are counted in plural subject. Okay, and I is alone, am is used for I. Okay, got it. Same here, was one. With, if the subject is singular plus I, singular subject plus I, then we will use was as helping verb. And if the subject is plural subject, then were will be used. Okay, so it's clear that where you have to use is, where you have to use are, where you have to use am, and same here was and were. Okay, got it? This is clear. Now we will discuss about future continuous tense, because this black whiteboard is small in size. That's why I can't write all the topics on this in one time. Sorry for that. Now we will discuss about future continuous tense. Continuous tense. Okay, same. First of all, sense. How we will identify that which sentence is of future continuous tense. Okay, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी.
सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कुछ ज्यादा यूजेस नहीं है इसके, और अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो भी कुछ ज्यादा यूजेस नहीं है। फिर भी हमें नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या अप्लाई करते हैं, क्या इसकी सेंस होती है और क्या इसका रूल होता है। ओके, सो नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस वी विल डिस्कस अबाउट रूल। Affirmative sentence. Okay, first subject. You know that subject will come first in affirmative sentence. Then if there is any helping verb, then helping verb will be used. So in future tense there will shall and will be used, plus be also, plus first form of verb ing plus object. Okay, in negative sentence subject plus shall, will plus not, then be, mind it, then be, then first form of verb ing, then object. Okay, clear? In interrogative sentence first of all you know that question word will be used, question word, then shall, will, then subject, then be, then first form of verb ing, and then object. Okay, so what is common in all the three continuous parts? What is common? This first form plus ing is common now. In present continuous also we will use first form of verb ing as a main verb. Okay, and in past continuous also first form plus ing, in future continuous also first form plus ing. Okay, only helping verbs are different. In present continuous we will use is, am, are as helping verbs. In past continuous we will use was, were as helping verbs. In future continuous shall be and will be used. Okay, so you already know that I have told you in indefinite part that where shall is used and with which subject shall is used and with which subject will is used. Like if the subject is I and we, you can say first person, then shall is used. With third person and second person and any other noun will be used. Okay, clear? Now we will discuss about some sentences. We will try to translate some Hindi sentences related to these parts. Like first, we will take first example. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. Okay, so first of all try to identify the sentence with the help of sense. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. So रहे हैं, which part? Present continuous. So now we will remind the rule of present continuous. What is the rule? You know, subject, first of all subject, then who is the subject? कौन? I told you the method how to find out the subject. Like कौन खेल रहे हैं? बच्चे. Then subject is children. Children. Okay, after that there are helping verbs like is, am, are. Okay, so subject is singular or plural? Children, बच्चे. बच्चे is a plural subject ना, so are will be used. Children are. Then first form of verb plus ing, then खेलना. खेलना is a verb, खेल is a verb,
then playing. Children are playing. Then what we have to find out the object. क्या खेल रहे हैं, कैसे पता करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, क्या से या फिर किसको से। तो पहले क्या का क्वेश्चन पुट कीजिए, क्या खेल रहे हैं, जवाब क्या मिलेगा हमें, फुटबॉल। ठीक है, और अगर हम किसको का क्वेश्चन पुट करें तो किसको खेल रहे हैं, किसको का जवाब नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, तो हमें क्या से ही पता चल जाएगा। अगर क्या से ना पता चले ना तो किसको का क्वेश्चन पुट करना। ओके, तो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, क्लियर। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव बनाएं इसका, जैसे कि बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या रूल है, रूल आपको पता ही है, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएं, चलो हम पहले इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं विदाउट क्वेश्चन वर्ड के, कोई क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है, तो क्या बनेगा, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या को हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आप ये सोचोगे क्या तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अगर क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो क्वेश्चन वर्ड नहीं काउंट होता। तो क्या के लिए हम क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या था रूल में, इज, एम, आर। तो क्योंकि हमें पता है बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो हम स्टार्टिंग में आर अप्लाई कर देंगे। आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ये हो गया। अगर ये सेंटेंस हो बच्चे क्या खेल रहे हैं, जैसे हम हिंदी में लिख लेते हैं बच्चे क्या खेल रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस है। तो सॉरी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो अब इसमें क्या सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद आ गए, यानी बीच में आ गए सेंटेंस के, तो क्या की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, व्हाट। और यहाँ क्या देखो मैंने शुरू में लगाया था, तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगेगी, तो व्हाट। ओके, देन इज, एम, आर, और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट तो हमारे बच्चे हैं तो हम आर यूज करेंगे। व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग। Okay, clear? Now we will discuss about past continuous tense. अब क्या डिफरेंस क्या आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर हम इसका पास्ट बनाना चाहें तो क्या बनेगा, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। थे में कन्वर्ट हो जाएगा, है की जगह हम क्या लगा देंगे, थे लगा देंगे। तो अगर हम इसको अभी इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। तो देखो यहाँ चिल्ड्रन तो सेम रहेगा बच्चे, यहाँ थे के लिए हम क्या लगा देंगे, वर्ब, बाकी सारा सेम। तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करनी है तीनों कंटिन्यूअस में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगना है, पास्ट में क्या लगना है, फ्यूचर में क्या लगना है, और पैटर्न वही सेम। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही बता रही हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये तीनों चीजें लगाइए साथ में। उसके बाद अगर सेंटेंस में और भी कोई पार्ट बचता है तो उसकी इंग्लिश आप लास्ट में लगाइए ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी वही सेम वर नोट हो जाएगा, वर नोट, यहाँ पर भी सेम बात वर हो जाएगा, और यहां भी सेम वही वर हो जाएगा। तो सिर्फ क्या चेंजेस आए, देखो आप, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज, ठीक है। और अगर ये फ्यूचर में हो जाए तो चिल्ड्रन विल आ जाएगा, विल बी प्लेइंग, बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तब ये सेंटेंस बनेगा। और फिर हिंदी का भी चेंज करना है, ऐसा नहीं है ऊपर लिखा है आपका बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, नीचे आप पास्ट में बना रहे हो, नीचे आप फ्यूचर में बना रहे हो, ये भी चेंज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस ये है बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, होंगे, तो आपको क्या करना है, वर्ब की जगह पे क्या लगा देना आपको, विल बी
बाकी सारा सेम हो जाएगा। यहाँ भी वर्ब की जगह पे क्या लगा देना आपको, विल। अगर आपका ये सेंटेंस है विल नॉट बी, ठीक है। फिर और अगर यहाँ लगाना है तो आपको यहाँ क्या लगा देना है, इंटेरोगेटिव में विल चिल्ड्रन और बी सब्जेक्ट के बाद, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और अगर ये बनाना है तो इंटेरोगेटिव में तो विल बी, बस ये चेंज हो गया, है ना इजी, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे पेशेंस के साथ और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजीली आपको आ जाएंगे। और स्पेशली ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी स्टडी को छोड़ चुके हैं या फिर जो पढ़े तो हैं, जिन्होंने डिग्रीज तो ले ली लेकिन उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, और अब क्योंकि वो डिग्री हो गई उनके पास तो थोड़ा सा उनको शेम फील होता है कि मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं है। तो आप ये वीडियोस देखिए और इन पैटर्न को फॉलो कीजिए धीरे धीरे पेशेंस के साथ, क्योंकि मैं एक एक पार्ट आपको करा रही हूँ, कुछ ज्यादा नहीं करा रही हूँ। और इन सेंटेंस को चलते गाते फिरते कहीं भी बैठे हो आप सेंटेंसेस को रिवाइज करते रहना। क्या ये सेंटेंस कंटिन्यूस में जाता है, क्या ये सेंटेंस हम चल रहे हैं, हम रोड पे चल रहे हैं, हम भाई अब खाना खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो क्या ये कंटिन्यूस में जाता है, यही सेंस थी इसकी। जुनून पैदा कीजिए अपने अंदर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। अगर आपके अंदर जुनून है तो हर इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सोचते रहिए। अब डेली रूटीन है, जैसे सुबह से शाम तक आप जो भी काम करते हो उसको देखो आप कंटिन्यूस में जा रहा है या इनडेफिनिट में जा रहा है। इसके पीछे ये सेंटेंस है भाई अब मैं खाना खाता हूँ या अब मैं खाना खा रहा हूँ, तो देखो कौन सा रहा हूँ आ गया भाई, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला गया। फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, रूल के अकॉर्डिंग, रूल याद रखिए, ठीक है। सुबह से शाम तक अगर आप डेली रूटीन कैसे सेंटेंसेस करते रहोगे तो इंग्लिश तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो stay at home, stay safe students and try to learn English. Okay, bye.